यस बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन हमारा डिस्कस करेंगे। प्लेन में एक ऑब्जेक्ट की मोशन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया था वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 था हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1D में मोशन कर रहा है। ठीक है, 1D का मतलब यहाँ पर ओनली या तो ओनली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, या ओनली वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, या ओनली जेड एक्सिस के एक सिंगल लाइन के लॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बट प्लेन का मतलब ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, हमें पता है कि 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, और 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो एक्सिस के लॉन्ग अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 1D मोशन होगी, और प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो 2D मोशन होगी। एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका ओनली जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज होगा। ठीक है, तो प्लेन में मोशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमको यहाँ पर नीड पड़ रही है प्लेन में मोशन डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़? तो द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स टॉर्क, ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। We discuss some important point related to vector quantities, that the electric current has both magnitude and direction, but still it is a scalar quantity because it does not follow the vector law of addition। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका मतलब वो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, बट जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है वही क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती है, जो फॉलो नहीं करती वो वेक्टर नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यह भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। उसके बाद हम टेंसर क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे। टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो ना तो स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो गया स्ट्रेस, हो गया, ऑल ऑफ दीज आर टेंसर क्वांटिटी। ये सारी की सारी टेंसर क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, स्ट्रेस भी ना तो स्केलर है ना हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है, तो इनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा पोलर वेक्टर। तो वेक्टर विच हैज़ द लीनियर इफेक्ट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। वो वेक्टर जो ओनली लीनियर इफेक्ट रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओनली जो लीनियर मोशन को शो करते हैं, लीनियर मोशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। जो लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लीनियर मोशन को शो करते हैं, उनका हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, ये ओनली सारे के सारे वेक्टर लीनियर मोशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर जो कि रोटेशनल मोशन को इंडिकेट करते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट रखते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो वेक्टर विच शो द रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और इस तरह से जो वेक्टर जो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को इंडिकेट करता है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताता, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंट पी को अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर है, तो सी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। यहाँ पर जो आर वेक्टर है
उसको हम बोलते हैं ओपी वेक्टर। ये अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तो उसको हम एरो से शो करते हैं। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ये हेड होता है और वेक्टर का ये टेल होता है। जैसे ए एक वेक्टर है तो ए के ऊपर हमने एरो लगा दिया, पोजीशन एक वेक्टर तो इसके ऊपर एरो लगा दिया, ओपी एक वेक्टर तो ओपी हमने एरो लगा दिया। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पी की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन बताता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन है। सपोज एक पॉइंट है P1, ठीक है। इस पॉइंट P1 की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो हमारी R1 वेक्टर है, इस पॉइंट P1 की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन R1 वेक्टर है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट P1 से दूसरे पॉइंट P2 तक जाता है, जहाँ पर उसका पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R2 वेक्टर है। तो P1 से P2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इंडिकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। इट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल एक पॉइंट P1 पर है, जहाँ पर इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 है। ये P1 से P2 पर गया, जहाँ पर इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ P1 से P2, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो P1 से P2 की जो शॉर्ट लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, इट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो और डायरेक्शन कोई स्पेसिफाइड नहीं हो, कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्शन ना हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर विशेष जीरो मैग्नीट्यूड और नॉन सिग्निफिकेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। अब जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर में से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी उस वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वेक्टर ही आता है। क्या आता है? ज़ीरो वेक्टर ही आता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर वो हो गया ए वेक्टर, वो क्या हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट जो आएगा हमारा जीरो वेक्टर आएगा। किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। और जीरो वेक्टर कब बनता है? जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी ए, दूसरी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ए, ठीक है। ए वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो होगा, बट जीरो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ओनली जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो वेक्टर। बिकॉज वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर ही होगा। तो एम में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो आया, बट वेक्टर होगा तो इसको हम लिखेंगे जीरो वेक्टर। क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अब हमारे पास है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो, मैग्नीट्यूड यूनिट हो, बट उसको हम मेनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर विशेष यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इसका जो मेन काम होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज द वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं देन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। अब बात वही है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनका मैग्नीट्यूड भी होता है
उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, तो उनका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ही। ठीक है, उसके बाद है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अब हमने यहाँ पर जस्ट देखा है कि जो यूनिट वेक्टर का काम है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर जो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। वो यूनिट वेक्टर्स जो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अब एक्स डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो करता है उसको हम बोलते हैं आई कैप। ठीक है, जो आई कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन को शो करेगा। वाई डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर इंडिकेट करेगा उसको हम बोलते हैं जे कैप। ठीक है, वाई डायरेक्शन को मतलब जे कैप बताएगा, और जेड डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो हो गया के कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर बताता है वो आई कैप है, और वाई डायरेक्शन को जो बताता है जे कैप है, और जेड डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो के कैप। अब इनके नेगेटिव में तो यूनिट वेक्टर भी नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस एक्स के लिए, जैसे माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए नेगेटिव जेड कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए नेगेटिव के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, जिन यूनिट वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए के कैप को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इफ़ 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, इसके एरो की लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। किसी भी वेक्टर के जो एरो की लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, इसके भी एरो की लेंथ सेम है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वेक्टर के जो एरो की लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब इन दोनों ही वेक्टर के एरो की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दोनों वेक्टर के एरो की लेंथ सेम है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, दोनों वेक्टर हमको देखने हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। देन दीज 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होगी। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव बोथ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, कि दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल है। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो बोलेंगे इनको हम पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। यहाँ पर एक नोट में लिख रहा हूँ कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। जितने भी इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर तो पैरेलल भी है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है तो दोनों वेक्टर पैरेलल भी है। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट जितने भी पैरेलल वेक्टर होते हैं वो इक्वल नहीं होते, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड हमारा ज़रूरी नहीं है सेम हो। जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, ये दोनों इक्वल वेक्टर तो इनकी डायरेक्शन तो सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल तो है, बट ये पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो सेम है बट ज़रूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, और जब तक इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा इनको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, उनको हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। जैसे एक ए वेक्टर है, एक दूसरा है बी वेक्टर।
ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमको सेम दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बट अगर आप डायरेक्शन को देखोगे यहाँ पर तो डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ए कैप इज इक्वल टू नेगेटिव बी कैप, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, सो दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन देन आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक वेक्टर ये है ए और वेक्टर दूसरा है बी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम वही बात बोल रहे हैं कि ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट अपोजिट। जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसका मतलब वो अपोजिट वेक्टर तो हैं, बट जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर हैं वो अपोजिट वेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन तो एंटी पैरेलल हो जाएगी, डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो ज़रूरी नहीं है, और ये अपोजिट तभी होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट अपोजिट, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर वो बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा वेक्टर सेम लाइन में हो तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। जैसे सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों एक ही लाइन में है तो इनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। या ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों दूर दूर है बट दोनों की लाइन एक ही लाइन में है, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, इनको भी हम कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। इनको भी हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा वेक्टर का सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट हो, अगर एक से ज़्यादा वेक्टर का सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो उनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर। इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर हैव सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कॉनकरेंट वेक्टर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है। इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर हैव सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। आफ्टर दैट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट देन दे आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हमारे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट ले रहा हूँ तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, या उनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम हो तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। आफ्टर दैट को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, इफ़ टू और मोर देन टू वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन दे आर सेड टू बी को प्लेनर वेक्टर। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई को मिला के ये जो प्लेन बनता है इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है, तीनों एक्स वाई प्लेन में, ए बी और सी तीनों एक्स वाई प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो इनको हम बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है।